अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था और उसमें हमने ये देखा था कि किस तरीके से जब इंस्ट्रक्शंस पाइपलाइन आर्किटेक्चर्स में प्रोसेस करती हैं तो उनमें थ्रूपुट जो है वो किस तरह से इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस हमने ये देखा था कि ये जो 4 सेगमेंटेड पाइपलाइन है उसमें 10 इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनको अगर हम पाइपलाइन के ऊपर प्रोसेस करते हैं तो उसमें टोटल 13 साइकिल्स में वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, वो 13 साइकिल्स में उसकी कंप्लीशन हो जाती है। और इस तरीके से अगर 4 सेगमेंटेड पाइपलाइन पे 100 इंस्ट्रक्शंस हम प्रोसेस करवाएं तो उस केस में वो जो टोटल क्लॉक साइकिल्स हैं वो हमने देखा था कि पहली इंस्ट्रक्शंस के लिए 4 क्लॉक साइकिल्स और रिमेनिंग हर एक इंस्ट्रक्शन जो है वो एक एक क्लॉक साइकिल पे, तो रिमेनिंग 99 इंस्ट्रक्शंस 99 क्लॉक साइकिल्स, तो टोटल 103 क्लॉक साइकिल्स में वो प्रोग्राम वो 100 इंस्ट्रक्शंस का प्रोग्राम वो कंप्लीट हुआ था। अब ये जो हमने बात की ये आइडियली स्पीकिंग हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स कि अगर पाइपलाइन आर्किटेक्चर में कोई प्रॉब्लम ना हो तो उस केस में अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो उस केस में आइडियली स्पीकिंग अगर 100 इंस्ट्रक्शंस हैं तो वो 100 इंस्ट्रक्शन जो हैं वो 4 सेगमेंटेड पाइपलाइन के ऊपर 103 क्लॉक साइकिल्स में कंप्लीट होंगी। लेकिन पाइपलाइन आर्किटेक्चर्स जो हैं उनमें जब हम प्रोग्राम को उनमें रन करते हैं तो उसमें देर आर सर्टन प्रॉब्लम्स या जिनको हैज़र्ड्स कहते हैं कि जिनकी वजह से जो प्रोग्राम जितने डेजिग्नेटेड क्लॉक साइकिल्स में कंप्लीट होना चाहिए उतने में नहीं होता बल्कि उससे कुछ एक्स्ट्रा साइकिल्स लगते हैं, कुछ पेनल्टी पड़ती है। ठीक है, कि मैंने दोबारा सुन लें कि मैंने कहा कि पाइपलाइन प्रोसेसेस में जो फॉर इंस्टेंस 100 इंस्ट्रक्शंस हैं वो 103 क्लॉक साइकिल्स में आइडियली इनको कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन बिकॉज ऑफ सर्टन प्रॉब्लम्स जो पाइपलाइन आर्किटेक्चर्स में होती हैं उनकी वजह से जो प्रोग्राम फॉर इंस्टेंस 103 क्लॉक साइकिल में कंप्लीट होना है आइडियली स्पीकिंग वो कुछ एक्स्ट्रा साइकिल्स इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी, फॉर इंस्टेंस 103 की बजाय लेट से 120 साइकिल्स में फॉर इंस्टेंस हम देखेंगे टेक्निकली, लेकिन लेट से मैंने कहा कि 103 साइकिल्स की बजाय वो 120 साइकिल्स में अगर कंप्लीट हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ पेनल्टी, कुछ साइकिल्स जो हैं वो पेनल्टी पड़ी, लेट से वो 17 साइकिल, ये अभी मैंने जस्ट हाइपोथेटिकली बता दिया। ठीक है, विल सी दीज थिंग्स इन डिटेल। तो वो जो 17 साइकिल्स जो एक्स्ट्रा लगे दैट इज़ द पेनल्टी, और ये पेनल्टी जो है ये जो डिफरेंट हैज़र्ड्स हैं उनकी वजह से आई। ये हैज़र्ड्स को मैं डिटेल में अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ये हैज़र्ड्स बेसिकली क्या हैं कि ऐसी सिचुएशंस दैट प्रिवेंट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम बीइंग एग्जीक्यूटिंग ड्यूरिंग द डिजिग्नेटेड क्लॉक साइकिल, कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जिस क्लॉक साइकिल में आइडियली स्पीकिंग उस पर जो प्रोसेस होना चाहिए वो उसमें किसी प्रॉब्लम की वजह से उसमें नहीं हो रहा बल्कि उसको कुछ डेफ़र करें, कुछ 1 या 2 साइकिल्स फॉर इंस्टेंस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के उस फेज़ को प्रोसेस होने के लिए हम कुछ डिले करें, तो वो जो डिले है दैट इज़ हैज़र्ड, और वो डिले जो है वो पेनल्टी जो है वो इंट्रोड्यूस करता है आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में। सो अकॉर्डिंगली जो आइडियली स्पीकिंग जितने में आपका प्रोग्राम कंप्लीट होना चाहिए उससे कुछ एक्स्ट्रा साइकिल्स लगते हैं। ठीक है, ये जो हैज़र्ड्स हैं ये इनको हम कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, 3 डिफरेंट टाइप्स के हैज़र्ड्स होते हैं, वन बाय वन इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पाइपलाइन प्रोसेसेस में जो हैज़र्ड्स हैं वो मेनली तीन तरह के हैज़र्ड्स होते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैज़र्ड्स इन द पाइपलाइन आर्किटेक्चर्स। वन इज़ कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल हैज़र्ड, स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी भी कह सकते हैं, और इनको हम रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट का नाम भी देते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, स्ट्रक्चरल हैज़र्ड्स होते हैं, देखते हैं कि ये कैसे होते हैं, किस वजह से आते हैं, उनको कैसे हम एलिमिनेट करते हैं। तो वन इज़ द स्ट्रक्चरल हैज़र्ड और रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट्स। दूसरा जो है दैट इज़ कंट्रोल हैज़र्ड्स या कंट्रोल डिपेंडेंसी कहते हैं, इनको ब्रांच डिफ़िकल्टीज़ का नाम भी दिया जाता है, दोज आर ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रांच डिफ़िकल्टीज़।
और तीसरा जो है वो डेटा हैज़र्ड्स या डेटा डिपेंडेंसी की वजह से जो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं और डिलेज आते हैं, ठीक है, दोज आर कॉल्ड एज डेटा डिपेंडेंसीज और डेटा हैज़र्ड्स, ठीक है। तो ये तीन तरह के मैंने बताया कि तीन तरह के हैज़र्ड्स जो हैं वो पाइपलाइन आर्किटेक्चर्स में आते हैं। वन इज़ कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल हैज़र्ड्स, सेकंड इज़ कॉल्ड एज ब्रांच हैज़र्ड्स, और कंट्रोल डिपेंडेंसीज भी इनको कहते हैं। क्योंकि ये ब्रांच हैज़र्ड्स जो हैं, ये ब्रांच डिफ़िकल्टीज़, ये बेसिकली ब्रांच टाइप की इंस्ट्रक्शंस की वजह से पाइपलाइन आर्किटेक्चर्स में आती हैं। हम देखेंगे कि क्यों आती हैं। और तीसरा जो है वो डेटा डिपेंडेंसी जो है, वो डेटा हैज़र्ड्स जिनमें एक इंस्ट्रक्शन जो है वो अगर प्रीवियस इंस्ट्रक्शन के रिज़ल्ट पे डिपेंड कर रही हो फॉर इंस्टेंस, तो उसमें हमें कुछ जो है वेट करवाना पड़ता है। तो विल सी ऑल दीज हैज़र्ड्स इन डिटेल नाउ, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल हैज़र्ड जो है उसको देखते हैं, जो रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट भी कहलाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो डिफरेंट हैज़र्ड्स हैं जिनकी अभी मैंने बात की, ये मैं एक पर्टिकुलर पाइपलाइन के ऊपर इनको एक्सप्लेन करूँगा। ये जितने भी तीन डिफरेंट टाइप्स के हैज़र्ड्स हैं, ठीक है, इनको मैं एक पर्टिकुलर पाइपलाइन के ऊपर एक्सप्लेन करूँगा। और वो जो पाइपलाइन है वो बेसिकली मिप्स पाइपलाइन है, उसके ऊपर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। मैं इसको मिप्स पाइपलाइन के ऊपर इसको एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, ये जो मिप्स प्रोसेसर है, इसमें जो पाइपलाइनिंग में जो नंबर ऑफ़ स्टेजेस हैं जिसमें पाइपलाइन आर्किटेक्चर डिज़ाइन की गई है वो 5 स्टेजेस हैं, ठीक है। 5 स्टेज पाइपलाइन आर्किटेक्चर इसमें इम्प्लीमेंट की गई है। आपको याद होगा, जैसे मैंने ये 5 स्टेजेस की मैं डिटेल आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन इससे पहले जो लेक्चर हमने देखा था तो याद होगा कि उसमें मैंने जब चैप्टर 5 हमने कहा था, डिज़ाइन किया था, तो उसमें इंस्ट्रक्शन साइकिल को हमने 4 फेजेस में डिवाइड किया था। और वो 4 फेजेस थे, फॉर इंस्टेंस फैच फेज़, डी कोड फेज़, फिर कैलकुलेशन ऑफ इफ़ेक्टिव एड्रेस फेज़ और एग्जीक्यूशन फेज़, फाइन। और हमने अज्यूम किया था कि लेट्स से हर फेज़ एक साइकिल में कंप्लीट होता है, तो इसका मतलब है कि पहले साइकिल में इंस्ट्रक्शन की फैचिंग होगी, दूसरे साइकिल में उसकी डिकोडिंग होगी, तीसरे साइकिल में उसका इफेक्टिव एड्रेस और चौथे में उसकी एग्जीक्यूशन। तो इसका मतलब हर इंस्ट्रक्शन 4 साइकिल में कंप्लीट हो रही थी। फिर मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि हर सीपीयू में इंस्ट्रक्शन साइकिल 4 फेजेस में हो। तो फॉर इंस्टेंस एक मैंने आपको 6 फेजेस वाली जो इंस्ट्रक्शन साइकिल वो एक्सप्लेन की थी लास्ट लेक्चर में, और उसमें बताया था कि वो 6 फेजेस कौन कौन से हैं। उसमें आपको याद होगा कि हमने सबसे पहले फैच फेज़ की बात की थी, फिर डिकोड फेज़ की हमने बात की थी, फिर इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन फेज़ की बात की थी, फिर फैच ऑपरेंड की बात की थी, फिर एग्जीक्यूशन, और फिर राइट बैक की बात की थी। और फिर मैंने इसके थ्रू भी आपको कहा था कि आप देख लीजिएगा कि अगर लेट्स से 10 इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एक ऐसी पाइपलाइन के ऊपर प्रोसेस हो रही हैं जिसमें 6 फेज इंस्ट्रक्शन साइकिल है, तो उसकी जो टाइमिंग डायग्राम है, ठीक है, वो किस तरह की होगी, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी ये जो हैज़र्ड्स हैं, जो 3 डिफरेंट टाइप्स के हैज़र्ड्स हैं, इनको मैं एक्सप्लेन करूँगा। पर्टिकुलरली एक मेप्स प्रोसेसर है जो 5 स्टेज पाइपलाइन जिसमें इम्प्लीमेंट की गई है, तो उसके ऊपर मैं इन डिफरेंट हैज़र्ड्स को एक्सप्लेन करूँगा। वो हैज़र्ड्स फिर लेटर ऑन आप 4 सेगमेंटेड पाइपलाइन या 6 सेगमेंट पाइपलाइन के ऊपर भी देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं जो मेप्स में 5 स्टेजेस हैं वो पहले बता दूं कि वो 5 स्टेजेस कौन सी हैं। ये ज़ाहिर है, जब आपको कोई भी प्रॉब्लम दिया जाएगा कि इसको पाइपलाइन के ऊपर एग्जीक्यूट करके दिखाएं, तो जिस पाइपलाइन के ऊपर आपने उसको एग्जीक्यूट करना है उसकी डिफरेंट स्टेजेस का आपको पता होना चाहिए, ठीक है, उसकी डिफरेंट स्टेजेस का आपको पता होना चाहिए। तो मिप्स प्रोसेसर जो है उसमें जो पाइपलाइन है वो 5 स्टेजेस में है, ठीक है। उसमें जो पहली स्टेज है दैट इज़ कॉल्ड एज IF, और ये इंस्ट्रक्शन फैच फेस कहलाती है, इसमें इंस्ट्रक्शन फैच होती है। दूसरा जो है वो डिकोड फेज़ है, तीसरा इसमें एग्जीक्यूशन फ़ेज़ है, चौथा इसमें मेमोरी फ़ेज़ है, और पांचवा राइट बैक फ़ेज़ है। तो पर्टिकुलरली जो मिप्स 5 स्टेज पाइपलाइन है उसमें 5 स्टेजेस जो हैं वो हैं इंस्ट्रक्शन फैच,
इंस्ट्रक्शन डीकोड, फिर एग्जीक्यूशन फ़ेज़ है, फिर मेमोरी फ़ेज़ है और राइट बैक फ़ेज़ है। अच्छा, ये जहन में रखिएगा कि अगर किसी पाइपलाइन में लेट से 5 स्टेजेस हैं या 6 स्टेजेस हैं या 4 स्टेजेस हैं, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर इंस्ट्रक्शन जो है उस पे हर फेज़ में कोई ना कोई काम हो रहा हो। ये ज़रूरी नहीं होता है कि हर इंस्ट्रक्शन जब हर फेज़ से गुज़रे तो उसके ऊपर डेफिनेटली कोई ना कोई काम जो है उस फेज़ में हो, ठीक है। ये ऐसे ही है जैसे आपको याद होगा हमने चैप्टर 5 में जो इंस्ट्रक्शन साइकिल डिज़ाइन किया था, तो उसमें T3 एक टाइमिंग सिग्नल था कि जिसमें अगर इंस्ट्रक्शन जो है वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की थी तो ये काम जो है MAR to AR ये परफॉर्म होता था, ठीक है। और इसका हमने हार्डवेयर भी देखा था, ठीक है। लेकिन अगर इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में होती थी तो उस केस में T3 टाइमिंग सिग्नल में ये वाला काम परफॉर्म नहीं होता था, यानी कोई काम नहीं होता था, ठीक है। आपको याद होगा हमने बार बार ये देखा था और हार्डवेयर की रेफरेंस से भी देखा था। इसका मतलब है कि डिफरेंट फेजेस में ज़रूरी नहीं है कि हर इंस्ट्रक्शन पे हर फेज़ पे कोई ना कोई काम हो। जैसा कि वहाँ T3 में अगर इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में थी तो कोई काम नहीं होता था, लेकिन अगर इनडायरेक्ट में थी तो मेमोरी की रीड इनपुट को सिग्नल जाता था और AR की लोड इनपुट को सिग्नल जाता था 1, अकॉर्डिंगली मेमोरी से कोई इफेक्टिव एड्रेस रीड होके AR में लोड होता था। सो इसी तरीके से जो पाइपलाइन में डिफरेंट स्टेजेस हैं ये भी जहन में रखें कि ज़रूरी नहीं है कि हर इंस्ट्रक्शन जब किसी फेज़ में से गुज़रे तो उस पे काम होना ज़रूरी, यानी कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है जो किसी पर्टिकुलर फेज़ से जब गुज़रे तो उस पर कोई काम ना हो रहा हो, ठीक है। तो ये जहन में रखना है। तो एनीवे यहाँ पे जो 5 स्टेजेस हैं, इंस्ट्रक्शन फैच में तो जनरली इंस्ट्रक्शन फैच होगी, ठीक है, और प्रोग्राम काउंटर जो है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करेगा। इंस्ट्रक्शन डीकोड फेज़ में जो मेप्स पाइपलाइन है उसमें ना सिर्फ इंस्ट्रक्शन की डिकोडिंग होती है, ये जहन में रख लीजिएगा। ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में इनकी हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन भी आपको दिखा दूंगा जो 5 स्टेज पाइपलाइन मेप्स की है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये किस तरह से इम्प्लीमेंट की जाती है हार्डवेयर लेवल पे, ठीक है। सो अभी हम इसकी टाइमिंग डायग्राम से इसको देखेंगे जो कि पाइपलाइन प्रोसेसर पे किस तरह से कुछ इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करवाएंगे। सो पहली फेज़ जो है वो तो इंस्ट्रक्शन फैच फेज़ है, इसमें इंस्ट्रक्शन फैच की जाती है और PC अपडेट किया जाता है सो दैट इट कैन पॉइंट टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। फिर डीकोड फेज़ में इंस्ट्रक्शन की ना सिर्फ डीकोडिंग होती है बल्कि ऑपरेंड्स भी फैच किए जाते हैं, ऑपरेंड्स भी रीड किए जाते हैं। और पर्टिकुलरली अगर इंस्ट्रक्शन डेटा मैनिपुलेशन है जैसे ऐड सब्ट्रैक्ट की, तो उसमें ऑपरेंड जो हैं इस मेप्स पाइपलाइन में उसमें ऑपरेंड्स रजिस्टर से रीड होते हैं, उसको रजिस्टर फाइल का नाम भी वो देता है। तो वो जो रजिस्टर से ऑपरेंड्स रीड होने हैं, एज्यूमिंग इसमें जो ऐड या सब्ट्रैक्ट टाइप की इंस्ट्रक्शन है, तो वो ऑपरेंड्स जो हैं वो आईडी फेज़ में ना सिर्फ इंस्ट्रक्शन डिकोड होती है बल्कि वो रजिस्टर से ऑपरेंड रीड हो भी हो जाते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर इस तरह की इंस्ट्रक्शन है, या हम देखेंगे कि लेट से मेप्स में जो डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन है लाइक ऐड सब्ट्रैक्ट, तो वो 3 एड्रेसिंग फील्ड की इंस्ट्रक्शन होती हैं और कुछ इस तरह से हम लिखते हैं। तो इसका मतलब है कि R5 और R6 को ऐड करके रिज़ल्ट को R4 में स्टोर करना है। तो ये इसमें जो डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन है उसमें जो ऑपरेंड्स हैं वो रजिस्टर से ही रीड होते हैं। हाँ, जो लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शंस हैं तो उसमें मेमोरी एक्सेस होती है, लेकिन आइदर फॉर रीडिंग इन केस ऑफ लोड इंस्ट्रक्शन और फॉर राइटिंग इन केस ऑफ स्टोर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इनकी मैं पाइपलाइन आपको बना के भी इन सम कमिंग लेक्चर आपको दिखा दूंगा, ठीक है। राइट नाउ हम सिर्फ टाइमिंग डायग्राम से इसको देख रहे हैं पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट को। तो मैंने कहा कि जो ऐड या सब्ट्रैक्ट इस तरह की इंस्ट्रक्शन है, डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन है, ये बेसिकली आर फॉर्मेट एक है, उसको मैं अभी यहाँ नहीं एक्सप्लेन कर रहा, ठीक है। आर फॉर्मेट की इंस्ट्रक्शन है जो डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन है लाइक ऐड सब्ट्रैक्ट, तो उसमें ऑपरेंड जो हैं वो बेसिकली रजिस्टर्स ही हैं। ये रजिस्टर्स यानी दोनों सोर्स ऑपरेंड जो हैं वो रजिस्टर्स होंगे कोई ना कोई CPU के, और लेट से डेस्टिनेशन भी रजिस्टर होगा इस तरह के इंस्ट्रक्शन में। तो वहाँ मैंने बताया है कि जो डीकोड फेज़ है उसमें ना सिर्फ इंस्ट्रक्शन की डिकोडिंग होती है बल्कि ये जो ऑपरेंड्स हैं, जो सोर्स ऑपरेंड्स, ये भी रीड करके ले आए जाएंगे। फिर एग्जीक्यूशन फेज़ आएगा,
ठीक है। एग्जीक्यूशन फेज़ में अगर लेट से अभी हम इसी डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन की ही बात कर लेते हैं, जिसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट टाइप की इंस्ट्रक्शन होगी या एंड और वगैरह होंगी, तो उसमें एग्जीक्यूशन फेज़ में वो जो ऑपरेंड रीड किए हैं लेट से R5 और R6, उनको एग्जीक्यूशन यूनिट को देख के उनको एग्जीक्यूट करवाया जाएगा, यानी R5 और R6 का एडिशन करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूशन करवाई जाएगी। ठीक है। उसके बाद ये जो आर फॉर्मेट की इंस्ट्रक्शन है, ये जब मेमोरी फेज़ में पहुंचेगी तो इसमें कोई काम नहीं होगा। मेमोरी फेज़ में ये जो डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन है लाइक ऐड या सब्ट्रैक्ट, उसमें मेमोरी फेज़ में कोई काम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन लोड या स्टोर की अगर इंस्ट्रक्शन होगी तो उसमें डेफिनेटली मेमोरी फेज़ में भी कोई ना कोई काम होगा। लोड के केस में मेमोरी से कुछ रीड किया जाएगा और स्टोर के केस में मेमोरी में कुछ राइट किया जाएगा। ठीक है, सो आई होप द थिंग्स आर क्लियर। अच्छा, लेट्स से इसी इंस्ट्रक्शन को हम अभी फोकस करते हैं जो ऐड की इंस्ट्रक्शन है। तो इसको जब अगले फेज़ में जाएगी राइट बैक फेज़ में, तो उसमें वो क्या करेगी कि जो रिज़ल्ट एग्जीक्यूशन यूनिट ने R5 और R6 का कैलकुलेट कर लिया था, ये राइट बैक फेज़ में उसको जो रजिस्टर है लेट से R4 है फॉर इंस्टेंस, तो उस रजिस्टर में उसको राइट कर देगी, उस रजिस्टर में उसको राइट कर देगी। सो मैंने यहाँ पे जो 5 स्टेजेस हैं क्विकली उसका ओवरव्यू दिया है कि हर फेज़ में क्या होता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन फैच फेज़ में तो इंस्ट्रक्शन की फैचिंग होगी और पीसी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इट विल पॉइंट टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। उसके बाद डीकोड फेज़ में इंस्ट्रक्शन की डीकोड होगी, और लेट से मैं एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन जो डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन है, जिसको मिप्स में आर फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन का नाम दिया जाता है, इसमें ये ऐड सब्ट्रैक्ट एंड और वगैरह ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये इनमें सोर्स ऑपरेंड्स भी रजिस्टर्स होते हैं और डेस्टिनेशन ऑपरेंड वो भी एक रजिस्टर होता है। ठीक है, तो इस तरह की इंस्ट्रक्शन जब डीकोड फेज़ में जाएंगी तो ना सिर्फ इसमें इंस्ट्रक्शन की डीकोडिंग हो जाती है, बल्कि साथ ही ये जो ऑपरेंड्स हैं ये रजिस्टर फाइल से रीड हो जाते हैं। ठीक है, ये रजिस्टर फाइल जो है दैट इज़ अ कलेक्शन ऑफ द रजिस्टर्स जो सीपीयू में है। तो इसमें जो है 32 रजिस्टर्स हैं मिप्स पाइपलाइन में, R0 से लेकर R31 तक। तो लेट से R5 और R6 उनमें से रजिस्टर, तो ये रजिस्टर फाइल यानी ऑपरेंड्स भी डीकोड फेज़ में ही रीड हो जाते हैं। रजिस्टर फाइल से ऑपरेंड्स की वैल्यूज़ रीड हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूशन फेज़ में उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। लेट से R5 और R6 को, R5 की लेट से वैल्यू 500 थी, R6 की 600 थी, तो 500 + 600 1100 रिजल्ट जो है ये जनरेट कर लिया जाएगा इन एग्जीक्यूशन फेज़। एज्यूमिंग मैं ऐड इंस्ट्रक्शन की एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ठीक है, ये लोड या स्टोर की इंस्ट्रक्शन होगी तो उसमें एग्जीक्यूशन फेज़ में एड्रेसेस कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूशन फेज़ में उसमें एड्रेसेस कैलकुलेट होते हैं। मैं अभी उन इंस्ट्रक्शन को यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहा। ठीक है, एनीवे जो नेक्स्ट फेज़ है वो मेमोरी फेज़ है। मेमोरी फेज़ में अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट वगैरह की इंस्ट्रक्शन है तो उनमें तो कोई काम नहीं होता, लेकिन अगर लोड स्टोर की इंस्ट्रक्शन है तो उसमें मेमोरी फेज़ में मेमोरी रीडिंग या राइटिंग के लिए एक्सेस होती है। ठीक है, और राइट बैक फेज़ में जो ऐड या सब्ट्रैक्ट टाइप की इंस्ट्रक्शंस हैं, उनमें जो ये रिज़ल्ट ALU ने कैलकुलेट कर लिया था वो राइट बैक फेज़ में जाके उसको रजिस्टर फाइल में जो भी डेस्टिनेशन रजिस्टर लेट से R4 है तो उसको R4 में राइट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको मैंने 5 फेजेस की जो मिप्स में 5 स्टेजेस हैं उनका बता दिया। ठीक है, सो ऐड या सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो जब 5 सेगमेंटेड पाइपलाइन से गुजरेंगी तो उनमें हर फेज़ में क्या होना है वो मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, जो लोड स्टोर इंस्ट्रक्शन है ये एक स्पेशल फॉर्मेट है, आई फॉर्मेट, उनकी डिटेल्स में यहाँ मैं नहीं जा रहा। ठीक है, मिप्स पाइपलाइन को अगर मिप्स की आर्किटेक्चर को अगर हम डिटेल में डिस्कस करें तो ये सारी चीज़ें स्टेप्स में हम बताते हैं, लेकिन जस्ट यहाँ पे जो कि हमने इस तरह के इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्टेंस टाइमिंग डायग्राम के ऊपर अगर यूज़ करने पड़े तो मैं बता दूं कि लोड की इंस्ट्रक्शन जो है वो मिप्स की जो 5 स्टेज पाइपलाइन है, पहली तो बात उसमें लिखते कैसे हैं लोड की इंस्ट्रक्शन। लेट से लिखने का फॉर्म असेंबली में कुछ इस तरह से, लेट से LWR8, 4 और ब्रैकेट में लेट से R6 फॉर इंस्टेंस, इस तरह से हम लोड की इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। ठीक है, मिप्स में तो ये करती क्या है, ये करती है कि लेट से R6 जो है ये लोड और स्टोर मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं, ये मेमोरी को कंसल्ट करती हैं। ठीक है,
जबकि जो ऐड सब्ट्रैक्ट या जिनको हम आर फॉर्मेट की इंस्ट्रक्शन यहाँ कहते हैं, ये नॉर्मली ये रजिस्टर्स को एक्सेस करती हैं और उन पे ऑपरेशन परफॉर्म करके रजिस्टर में रिजल्ट राइट बैक कर देती हैं। लेकिन लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शंस ऐसी हैं जो मेमोरी को कंसल्ट करती हैं, मेमोरी को रेफ़र करती हैं। फॉर इंस्टेंस लोड इंस्ट्रक्शन आपने पहले भी पढ़ी हुई है, उसमें क्या होता था कि वो इंस्ट्रक्शन फैच होती थी, डिकोड होती थी, इफेक्टिव डेस्क कैलकुलेट होता था और फिर वहाँ से डेटा रीड होके किसी रजिस्टर में, फॉर इंस्टेंस आपको अगर चैप्टर 5 में हमने जो याद है आपने आर्किटेक्चर पढ़ी थी तो उसमें LDA के नाम से इंस्ट्रक्शन थी, तो LDAX, तो ये इंस्ट्रक्शन जो है ये फैच होती थी, डिकोड होती थी, फिर इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट होता था एक्स वेरिएबल का और फिर उस एड्रेस से डेटा रीड करके और वो AC रजिस्टर में इनिशियलाइज करती थी। ठीक है, तो यहाँ पे मिप्स में जो लोड की इंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस तरह से लिखेंगे। लोड वर्ड फॉर इंस्टेंस ये इंस्ट्रक्शन है R8 रजिस्टर है, कॉमा 4 और लेट से पेरेंथेसिस में R6। इसका मतलब ये है कि लेट से R6 में 6000 है फॉर इंस्टेंस, तो ये बेसिकली पहले 6000 में ये 4 ऐड करके 6004 इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करेगी 6004। ठीक है, दिस इज़ डिज़ाइंड। तो उस एड्रेस से फिर डेटा रीड करके, उस एड्रेस से मेमोरी से डेटा रीड करके 6004 से और उसको R8 में इनिशलाइज करती है। तो लोड की इंस्ट्रक्शन जो है वो कुछ इस तरह से काम करती है। LW लेट से R8 कॉमा 4 ब्रैकेट R6 और लेट से R6 में 6000 है, तो ये क्या करेगी कि इस जगह से एड्रेस कैलकुलेट करेगी और उस एड्रेस से लेट से R6 में 6000 है और इसको ये ऑफसेट ऐड करके तो 6004 एड्रेस से डेटा रीड करके R8 में लेके आएगी। ठीक है, और जो स्टोर वर्ड इंस्ट्रक्शन है SW फॉर इंस्टेंस अगर ये हम लिखें R8 कॉमा 4 R6 और लेट से R6 में वही 6000 है, तो ये इससे एड्रेस कैलकुलेट करेगी उसी तरीके से 6004। ठीक है, और स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, जब इसकी फाइनल फेज़ होगा तो ये R8 की वैल्यू को इस एड्रेस के ऊपर R8 की वैल्यू को इस एड्रेस के ऊपर राइट करेगी जो 6004 एड्रेस कैलकुलेट हुआ है। तो लोड और स्टोर में ये फ़र्क है। ठीक है, किस तरह से प्रोसेस होती है मैंने क्विकली आपको बता दिया, ऑल्दो इनके डेटा पाथ्स होते हैं। ठीक है, वो हम जब डिटेल डिज़ाइनिंग पढ़ते हैं इनकी हार्डवेयर मेप्स आर्किटेक्चर की तो उसमें ये सारी डिटेल एक्सप्लेन करते हैं। बट राइट नाउ हर आर्किटेक्चर हम ज़ाहिर है उनको यहाँ डिज़ाइनिंग नहीं देखेंगे। ठीक है, तो लोड इंस्ट्रक्शन कैसे काम करती है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया और स्टोर इंस्ट्रक्शन जो है वो किस तरह से काम कर सकती है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब ये जो लोड इंस्ट्रक्शन है जो ये मैंने आपको बताई है, इसको अगर हम देखें इसी 5 स्टेज पाइपलाइन में, तो सबसे पहले फैच फेज़ में इसकी फैचिंग होती है, फिर डिकोड फेज़ में जो है ज़ाहिर है इस इंस्ट्रक्शन की डिकोडिंग होती है और ये जो बेस रजिस्टर है लेट से R6 उसकी वैल्यू जो है वो रीड की जाती है। ठीक है, लेट से 6000 थी, ये जो भी थी। फिर एग्जीक्यूशन फेज़ में लोड इंस्ट्रक्शन में इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट किया जाता है, वो जो 6000 है और लेट से दूसरी वैल्यू 4 है उनको ऐड करके किसी तरीके से हार्डवेयर से, तो 6004 जो है, ये टेक्निकली मैं हार्डवेयर लेवल पे नहीं बता रहा लेकिन आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से इंस्ट्रक्शंस चलती हैं। तो 6004 एड्रेस कैलकुलेट किया जाएगा एग्जीक्यूशन फेज़ में। तो एग्जीक्यूशन फेज़ में बेसिकली ALU ने कुछ प्रोसेसिंग करनी है। ठीक है, तो अगर लोड इंस्ट्रक्शन है तो उस केस में वो जो बेस एड्रेस है और उसमें ये जो ऑफसेट है इनको ऐड करके ये इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करेगा। फिर मेमोरी फेज़ में इस एड्रेस से जो भी डेटा है लेट से 1 2 3 4 है उसको रीड किया जाएगा। ठीक है, उसको रीड किया जाएगा और फाइनली राइट बैक फेज़ में उसको जो डेजिग्नेटेड रजिस्टर है उसके अंदर राइट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसको R8 में राइट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो है कि जो लोड की इंस्ट्रक्शन है वो जब इन फेजेस से गुजरती है तो हर फेज़ में क्या होता है, तो इसमें लोड की इंस्ट्रक्शन में फैच फेज़ में भी कोई काम हो रहा है, डिकोड फेज़ में भी हो रहा है, एग्जीक्यूशन फेज़ में भी हो रहा है, मेमोरी फेज़ में भी हो रहा है और राइट बैक फेज़ में भी हो रहा है। लेकिन R फॉर्मेट में आपको मैंने बताया था कि मेमोरी फेज़ जो है वो वेस्ट जाता है, उसमें कोई काम नहीं होता। ठीक है, वो R फॉर्मेट की ये जो ऐड इंस्ट्रक्शन या सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन है इस तरह की उसमें मेमोरी फेज़ में कोई काम नहीं होता। ठीक है, लेकिन जो लोड इंस्ट्रक्शन है फॉर इंस्टेंस इसमें मेमोरी फेज़ में जो इफेक्टिव एड्रेस एग्जीक्यूशन फेज़ में कैलकुलेट हुआ है
उस एड्रेस से ऑपरेंड रीड किया जाता है, और फाइनली फिर राइट बैक फेज में उसको जो रजिस्टर मेंशन किया हुआ इंस्ट्रक्शन उसके अंदर राइट कर दिया जाता है। ठीक है, आई होप इस तरह से स्टोर इंस्ट्रक्शन जो है उसका भी जो है वो एग्जीक्यूशन हम देख सकते हैं। अच्छा, अब ये मैंने डिटेल में आपको बता दी कि जो डिफरेंट फेजेस हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली मिप्स पाइपलाइन में, उनमें हर फेज़ में क्या काम होता है। ठीक है, अच्छा, अब इनके ऊपर मैं जो डिफरेंट हैज़र्ड्स हैं उनकी बात करने लगा हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले हमने रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट जो कि स्ट्रक्चरल हैज़र्ड है उसकी बात हमने करनी है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल हैज़र्ड जो है ये बेसिकली ये ऐसी डिपेंडेंसी है या प्रॉब्लम है कि जो रिसोर्सेज के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आता है। ठीक है, ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है जो रिसोर्सेज की वजह से आता है। ठीक है, रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली क्या है, इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन मोर देन वन इंस्ट्रक्शंस ट्राई टू एक्सेस द सेम रिसोर्स इन द सेम साइकिल। नाउ फोकस ऑन दिस कि रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट क्या है या स्ट्रक्चरल हैज़र्ड क्या है। ये ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें मोर देन वन इंस्ट्रक्शंस ट्राई टू एक्सेस द सेम रिसोर्स इन द सेम साइकिल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ये मतलब मैं एक टाइमिंग डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो इसका जो मीनिंग है ये मैं आपको टाइमिंग डायग्राम बना के एक्सप्लेन करता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट ईजीली। ठीक है, और इसमें ये बता दिया कि रिसोर्स जो है दैट मे बी अ रजिस्टर और अ मेमोरी और ALU। ठीक है, ये रिसोर्सेज हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये जो मेमोरी वगैरह है या ALU वगैरह है ये बेसिकली दीज आर द रिसोर्सेज। ठीक है, तो लेट्स से हम स्ट्रक्चरल हैज़र्ड को जो है वो 5 स्टेज पाइपलाइन पे देखते हैं। एज्यूमिंग जैसे कि हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि देयर इज़ अ सिंगल मेमोरी। ठीक है, और उसी से आपकी इंस्ट्रक्शन भी रीड होती हैं, उसी से आपका डेटा भी रीड होता है। तो अगर इस तरह का हो वेयर देयर इज़ अ सिंगल मेमोरी इन योर CPU, तो हम देखते हैं कि लेट्स से कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, लेट्स से ऐड R6 R7 R8, add R8 R9 R10, add, फॉर इंस्टेंस जस्ट एज एन एग्जांपल, और यहाँ कोई सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन है। तो लेट से ये 5 सेगमेंटेड जो पाइपलाइन है मिप्स की, उसमें अगर उसमें हम इसको एंटर करें तो जो पहली इंस्ट्रक्शन, लेट से दिस इज़ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन I1 कह लेता हूँ, दिस इज़ द सेकंड इंस्ट्रक्शन I2 I3 I4 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले पहली इंस्ट्रक्शन जो है वो फैच फेज़ में जाएगी, फिर उसकी डिकोडिंग फेज़ में जाएगी, फिर उसका एग्जीक्यूशन फेज़ में जाएगा, फिर उसका मेम फेज़ में जाएगा। ठीक है, ऑल दो ये इंस्ट्रक्शन जब मेमोरी फेज़ में जाएगी तो उसमें होगा कुछ नहीं, लेकिन ज़ाहिर है उस फेज़ में से वो जाएगी और फिर उसकी राइट बैक फेज़ में होगी। ठीक है, अच्छा, ये जहन में रखें कि ज़रूरी नहीं है कि ये ऐड की इंस्ट्रक्शन ही हो सकती हैं या सब्ट्रैक्ट की, ये लोड स्टोर की इंस्ट्रक्शन भी हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन, लेट से मैं I0 इंस्ट्रक्शन भी एक डाल लेता हूँ, दैट मे बी सम लोड इंस्ट्रक्शन, लेट से लोड R 18,8 R14। ठीक है, तो ये लोड और स्टोर की इंस्ट्रक्शन भी हो सकती हैं। तो चलें, लेट से दिस इज़ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन IF0 चलें क्या लेते हैं, उसकी फैचिंग, डिकोडिंग, उसकी एग्जीक्यूशन, उसका मेमोरी फेज़ और उसका राइट बैक फेज़। ठीक है, फिर उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन है, इसकी फैचिंग होगी, उसकी डिकोडिंग होगी, फिर इसका एग्जीक्यूशन फेज़ होगा, फिर उसका मेमोरी फेज़ होगा और फिर उसका राइट बैक फेज़ होगा। ठीक है, फिर उससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो होगी उसकी फैचिंग होगी, फिर उसकी डिकोडिंग होगी, फिर उसकी एग्जीक्यूशन फेज़ होगी, फिर उसका मेमोरी फेज़ होगा और फिर उसका राइट बैक फेज़ होगा। इस तरीके से जो नेक्स्ट IF3 उसका फैचिंग फेज़ होगा, उसका डिकोड फेज़ होगा, उसका एग्जीक्यूशन फेज़ होगा, उसका मेम फेज़ होगा और उसका राइट बैक फेज़ होगा। ठीक है,
एंड सो ऑन। अब अगर आप गौर करें इसमें, एज्यूमिंग देयर इज़ अ सिंगल मेमोरी जिससे इंस्ट्रक्शंस भी रीड होती हैं और डेटा भी रीड होता है, तो अगर आप लेट से इस पर्टिकुलर क्लॉक साइकिल में देखें, लेट से जैसे फर्स्ट क्लॉक साइकिल, सेकंड क्लॉक साइकिल, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, तो अगर फोर्थ क्लॉक साइकिल में आप देखें तो इसमें लेट से जो I3 इंस्ट्रक्शन है वो फैच हो रही है, ठीक है, और उस दौरान कोई इंस्ट्रक्शन जो IF0 थी लेट से, ठीक है, वो मेमोरी फ़ेज़ में जा रही है, वो मेमोरी फ़ेज़ में से गुजर रही है और उसके ऊपर कोई मेमोरी ऑपरेंड जो है उसके लिए फैच होना है, ठीक है, कोई मेमोरी ऑपरेंड जो है वो जो भी इस एड्रेस से बनेगा मेमोरी ऑपरेंड उससे एक्सेस होना है। इट मीन्स इफ़ देर इज़ अ सिंगल मेमोरी, तो उस केस में जो फोर्थ क्लॉक साइकिल है फॉर इंस्टेंस यहाँ पे, तो उसमें मेमोरी जो है वो ऑपरेंड के एक्सेस करने के लिए भी यूज़ हो रही है और मेमोरी जो है इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करने के लिए भी यूज़ हो रही है। मेमोरी जो है इफ़ देर इज़ अ सिंगल, सो द प्रॉब्लम इज़ दैट मेमोरी इज़ अ रिसोर्स, और एक रिसोर्स जो है एक ही साइकिल में, लेट से फोर्थ क्लॉक साइकिल में, एक इंस्ट्रक्शन जो है उसको ऑपरेंड फैच करने के लिए, ऑपरेंड गेट करने के लिए जो है उसको एक्सेस कर रही है, और एक बाद में आने वाली इंस्ट्रक्शन उसमें से अपनी इंस्ट्रक्शन रीड करने के लिए, इंस्ट्रक्शन फैच करने के लिए उस मेमोरी को एक्सेस कर रही है। तो ये नहीं हो सकता कि एक ही रिसोर्स जो है वो एक टाइमिंग सिग्नल में, एक ही रिसोर्स जो है वो एक ही टाइमिंग सिग्नल में वो दो मुख्तलिफ कामों के लिए जो है वो सर्व हो सके, ठीक है, कि उसमें ऑपरेंड भी रीड हो रहा हो और इंस्ट्रक्शन भी रीड हो रही हो, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो ये जो हैज़र्ड है, ये जो प्रॉब्लम है, ये क्या करेगी, ये इस इंस्ट्रक्शन की जो ये दोनों काम जो है इनको साइमल्टेनियसली प्रोसेस नहीं करवा सकेगी। तो ये जो है ये रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट है, और ये रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट लेट्स से मेमोरी के ऊपर, फॉर इंस्टेंस, एंड मेमोरी इज़ अ रिसोर्स। तो इस तरह के जो रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिसमें ये होता है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे एक से ज़्यादा फेजेस जो हैं वो सेम रिसोर्स को, एक से ज़्यादा फेजेस, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मेमोरी फेज़ और फैच फेज़, ये दोनों ये ट्राई कर रहे हैं एक ही मेमोरी को, सिंगल मेमोरी को लेट से एक्सेस करने की। मेमोरी इज़ अ रिसोर्स, तो एक ही क्लॉक साइकिल में एक से ज़्यादा फेजेस जो हैं अगर सेम रिसोर्स को जो है वो एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा, तो ये कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है। तो ज़ाहिर है इस कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करना होगा, तो उसका जो आसान तरीका एक तो ये है कि हम इस इंस्ट्रक्शन का जो फैचिंग फेज़ उसको डिले कर दें, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम डिले करके यहाँ पे लाएं फॉर इंस्टेंस, ठीक है, तो हो सकता है कि जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है वो भी लेट से कोई मेमोरी ऑपरेंड को फैच करना हो, ऑल्दो इस इंस्ट्रक्शन में तो ये ऐड की इंस्ट्रक्शन है, लेकिन इट कैन बी सम अदर इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे भी वो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। इट मीन हम इसको और डेफर करें तो यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन ये भी मेमोरी फेज़ को एक्सेस कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक तरीका तो ये है कि इसको कुछ साइकिल डिले किया जाए, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट द वाइज सोल्यूशन। सो नॉर्मली जो रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिसोर्सेज के रेप्लिकेट करने से रिजॉल्व किया जाता है, उनको रिसोर्सेज के रेप्लिकेट करने से रिजॉल्व किया जाता है। मीन्स फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मेमोरी है, तो हम क्या करते हैं कि मेमोरी जो है एक की बजाय हम उसमें दो मेमोरीज यूज़ कर लेंगे, वन इज़ फॉर इंस्ट्रक्शंस एंड द सेकंड वन इज़ फॉर द डेटा। वन इज़ फॉर इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शन मेमोरी हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है, और वहाँ से हम इंस्ट्रक्शन रीड कर लेंगे, और दूसरा जो है दैट इज़ डेटा मेमोरी, ठीक है। तो इसलिए आपने इस तरह का नॉर्मली पढ़ा होगा कि इंस्ट्रक्शन मेमोरी आई कैशे, ठीक है, और डी कैशे, तो ये डेटा कैशे है और ये इंस्ट्रक्शन कैशे है, तो इसमें से इंस्ट्रक्शन रीड हो सकती हैं और इसमें से डेटा रीड हो सकती हैं। सो इट मीन्स रिसोर्सेज का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिसोर्सेज के रेप्लिकेट करने से, ठीक है, उसके डुप्लिकेट करने से फॉर इंस्टेंस, या रेप्लिकेट करने से उसको रिजॉल्व किया जाता है। तो इसलिए इस तरह का जो प्रॉब्लम है उसको फॉर इंस्टेंस हम अपने मिप्स पाइपलाइन में देर इज़ इंस्ट्रक्शन कैशे एज वेल एज डेटा कैशे। तो जब दो डिफरेंट टाइप्स की मेमोरीज होंगी, इसमें आपकी इंस्ट्रक्शंस होंगी और इसमें आपका डेटा होगा, तो फिर
एक ही इस क्लॉक साइकिल में, फॉर इंस्टेंस फोर्थ क्लॉक साइकिल में अगर कोई इंस्ट्रक्शन जो है वो मेमोरी को एक्सेस कर रही है ऑपरेंड फैच करने के लिए, और इसी वक्त कोई और इंस्ट्रक्शन जो है वो अपना मशीन को रीड करना चाहती है मेमोरी से, तो ये जो है ये इंस्ट्रक्शन मेमोरी यूज़ करेगी और ये जो है डेटा मेमोरी यूज़ करेगी। तो अब रिसोर्सेज का कॉन्फ्लिक्ट हमने रिजॉल्व कर दिया है बाय रेप्लिकेटिंग द रिसोर्सेज। तो आई होप ये स्ट्रक्चरल हैज़र्ड आपको समझ आ गया होगा कि हमने ये कहा था कि ये डिपेंडेंसी इट अराइजेस ड्यू टू द रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट इन द पाइपलाइन। ठीक है, और रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट क्या है? इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन मोर देन वन इंस्ट्रक्शंस ट्राई टू एक्सेस सेम रिसोर्स इन द सेम साइकिल। तो जैसा कि अगर यूनिफाइड मेमोरी थी या सिंगल मेमोरी थी, तो अगर फोर्थ साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन मेमोरी को भी एक्सेस करना चाह रही है फॉर ऑपरेंड फैचिंग फॉर इंस्टेंस, और उसी वक्त एक और इंस्ट्रक्शन जो है वो अपनी इंस्ट्रक्शन फैच करवाना चाह रही है, ठीक है, तो दो मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सेम रिसोर्स यानी मेमोरी को सेम क्लॉक साइकिल में एक्सेस करना चाह रही हैं फॉर द रिस्पेक्टिव यूज़, तो वो कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को हमने कहा कि दैट इज़ नॉर्मली रिजॉल्व यूजिंग द रेप्लिकेटिंग द रिसोर्सेज। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमने मिप्स पाइपलाइन में देर आर टू मेमोरीज, वन इज़ इंस्ट्रक्शन मेमोरी एंड सेकंड वन इज़ द डेटा मेमोरी। सो उस केस में अब ये जो फोर्थ साइकिल में फॉर इंस्टेंस जो प्रॉब्लम आई थी वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। सो जो नेक्स्ट टू हैज़र्ड्स हैं ये आई विल एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी आप स्ट्रक्चरल हैज़र्ड को ज़हन में रखें कि किस तरीके से ये हैज़र्ड्स होते क्या हैं, और तीन तरह के हैज़र्ड्स हैं, और पर्टिकुलरली मैं मिप्स पाइपलाइन के ऊपर आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, जो 5 स्टेज पाइपलाइन है, और उसमें जो पहला हैज़र्ड है स्ट्रक्चरल हैज़र्ड, वो क्या होता है, और उसको नॉर्मली हम रिजॉल्व करते हैं बाय रेप्लिकेटिंग द रिसोर्सेज। ठीक है, तो जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जो रिमेनिंग टू हैज़र्ड्स हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।